अस्सलाम वालेकुम। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पास्ट पेपर अगर आपने सॉल्व करने के लिए देखे हों तो उसके अंदर आपने एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमनली आता हुआ देखा होगा, जो कि हर साल आता है और गारंटीड आता रहेगा। उसके अंदर क्या होता है कि वो आपसे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए कह रहे होते हैं। मेनली जो ऑर्गेनिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए वो कह रहे होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? या तो वो मीथेन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने को कहते हैं, इथेन का, इथीन, इथाइन, या फिर बेंजीन का ड्रॉ करने के लिए कहते हैं। ठीक है, बेंजीन का हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल इस तरीके से वो ड्रॉ करने के लिए कह रहे होते हैं, जो कि अक्सर डिस्क्रिप्टिव में आता है। और ये चार स्ट्रक्चर अक्सर आएंगे भी तो शॉर्ट में आएंगे। ठीक है, नॉर्मली जिन बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती है उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एक तरह का सवाल है, लेकिन याद रखिएगा अगर प्रैक्टिस होगी तो ये वाला सवाल आप बहुत कम टाइम में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड मार्क्स बहुत कम टाइम में अवेल कर सकते हैं। मुश्किल से 1 मिनट के अंदर अंदर आप इस तरह के दो स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। 30 सेकंड लगेंगे आपको, उस लिहाज से आप ये स्ट्रक्चर बना के इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकेंगे। बहुत गौर से समझिएगा यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ। इस चीज़ को तरीके से समझेंगे तो स्पीड अप भी हो जाएगा प्रोसेस। सबसे पहले मीथेन का स्ट्रक्चर बनाना है तो हमने CH4 यहाँ पर लिख दिया। कार्बन की वैलेंसी हमें पता होनी चाहिए। कार्बन की वैलेंसी 6 होती है। 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यह अंदाज़ा होना चाहिए कि वैलेंस शेल है। ठीक है, कार्बन के 4 हमारे पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। याद रखिएगा जितने ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मीथेन का हाइब्रिड ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाना है तो याद रखिएगा इसके लिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने होंगे। कितने बनाने होंगे? 4 मिक्स हो रहे हैं तो 4 नए ऑर्बिटल्स बनाने होंगे। बहुत गौर से समझे बनाएं कैसे, किस तरीके से कम टाइम में आपका ये स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाए। बहुत गौर से समझिएगा। आपने यहाँ पर इस तरह का ये एक फ्लावर बनाना है। इस फ्लावर की एक साइड को आपने इस ऑर्बिटल के पीछे छुपाना है और ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है। बहुत बेसिक सी चीज़। कम टाइम के अंदर अंदर आपने स्ट्रक्चर बना दिया और इसके छोटे छोटे गुब्बारे आपने इस तरह से बना देने, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3, ये भी sp3, एस 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 जो कि हाइड्रोजन का है, तो आपके पास ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर बॉन्ड एंगल शो करना होता है। बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना है? 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल लिख दिया। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर इसकी शेप लिखनी होती है। शेप या ज्योमेट्री कैसी होती है हमारे पास? इसकी शेप या ज्योमेट्री याद रखिएगा, इसकी शेप होती है हमारे पास टेट्राहेड्रल। ये फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ठीक है, और इसके अंदर बॉन्ड कौन कौन से हैं उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपने। जैसे कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है तो कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है? sp3 ओवरलैपिंग हो रही है। ये देखें, ये वाला सिग्मा बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, sp3 ओवरलैपिंग हो रही है। और उसके अलावा आपने क्या बताना होगा इसके अंदर कि बॉन्ड लेंथ कितनी है। कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? बॉन्ड लेंथ। तो लिटरली बस इतना सा काम करना होता है और इतने से काम के अंदर अंदर आपको इस सवाल के सॉलिड मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तो समझाना था, इस वजह से हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब देखें मैं दोबारा से स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो देखें ये स्पीड होनी चाहिए आपकी यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने के लिए। बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आपने इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर ये हमने sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना लिया। जिस सीक्वेंस में बना रहा हूँ उसी सीक्वेंस में बनाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने इसको लेबल कर लिया। आपने बॉन्ड एंगल भी बता दिया, 109.5 इसका बॉन्ड एंगल है। ठीक है, बॉन्ड एंगल बताने के बाद आपने इसकी शेप भी बता दी। शेप कैसी है इसकी? टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप है इसकी। इसी तरीके से आपने बॉन्ड भी बता दिए। सिर्फ इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी ओवरलैपिंग बतानी है। कौन सी ओवरलैपिंग है? sp3 ओवरलैपिंग है। ठीक है, sp3 ओवरलैपिंग है और 1.09 एंगस्ट्रॉम उसकी क्या है? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, याद रखिएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते
अब आ जाते हैं ईथेन के स्ट्रक्चर की तरफ। C2H6 ईथेन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें पता है हमारे पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। दोनों की sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनानी है। हमने किस तरीके से बनानी होंगी बहुत गौर से देखिएगा। जिस सीक्वेंस में बना रहा हूँ उसी सीक्वेंस में आपने बनाना है। अब जाहिर है उनको इस तरीके से अरेंज करने के लिए आपने यहाँ पर ये 1 कार्बन बना दिया, ठीक है। उसके 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। इसी तरीके से आपने बराबर वाला एडजेसेंट कार्बन बनाना है, ठीक है। और इसकी ये वाली साइड यहाँ छुपा दी। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिए, sp3 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 sp3। ये आपने लेबल कर देना है। इसको लेबल करने के बाद आपने हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स को भी लेबल करना है इस तरह से, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल बनेगा हमारे पास वो कितना बनेगा, 109.5 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन जाएगा हमारे पास। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल के बाद हम आ जाते हैं इसकी शेप की तरफ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे कार्बन की शेप क्या हो जाती है हमारे पास, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप हो जाती है। बॉन्ड यहाँ पर 2 तरह के, कौन कौन से 2 तरह के बॉन्ड है, कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। दोनों की ओवरलैपिंग बतानी है आपने। कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग है, sp3 ओवरलैपिंग है। इसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन में sp3 ओवरलैपिंग है, ठीक है। ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर आपने ओवरलैपिंग बता देनी है। इसी तरीके से आपने बॉन्ड लेंथ का भी जिक्र कर देना है। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड में होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम और इसमें होती है 1.09 एंगस्ट्रॉम। कंपैरेटिवली छोटे साइज़ का बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर हमने बॉन्ड लेंथ भी शो कर दी, बॉन्ड लेंथ। तो ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करनी होती हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह से ईथीन का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, देखें। ईथीन का स्ट्रक्चर हमने बनाना है। ईथीन के स्ट्रक्चर के अंदर डबल बॉन्ड आता है, मतलब एक पाई बॉन्ड आता है। याद रखना sp3 हाइब्रिडाइजेशन उस केस में होती है जब चारों के चारों ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्ड के लिए यूटिलाइज हो रहे होते हैं। अब उसके अंदर से एक पाई बॉन्ड बनाना है तो एक पी हटा देंगे, एक पी हट जाएगा तो एक ऑर्बिटल कम हो जाएगा। बहुत गौर से देखें, मतलब वहाँ पर हम 4 उसकी साइड्स बना रहे थे, यहाँ पर हम सिर्फ 3 ही बनाएंगे। ईथीन के स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से ये बना दिया। चौथी वाली साइड बनाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने ये 3 बना दिए, चौथी वाली साइड बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास हाइड्रोजन लग गए 2 सिग्मा बॉन्ड। अब जो एक pz ऑर्बिटल है उसको हम डॉटेड स्ट्रक्चर से शो कर सकते हैं। वो डॉटेड स्ट्रक्चर से यहाँ पर भी शो कर दिया जाएगा। अब उसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, तो ये एक पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई यहाँ पे क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की क्या वजह है, क्योंकि पाई बॉन्ड के अंदर एक पी उसका शामिल नहीं होगा। पाई बॉन्ड बनाने के लिए एक पी उसमें से निकल जाएगा, लिहाजा हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गई। तो ये हमारे पास इथीन का स्ट्रक्चर है। इथीन का स्ट्रक्चर याद रखने के लिए आपने बॉन्ड एंगल भी देख लेना है। इसका कितना है, 120 डिग्री का इसका बॉन्ड एंगल है, ये हो गया। और इसकी शेप हमारे पास क्या है, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल शेप है। इसी तरीके से आपने इसका एज़ यूजुअल इसकी बॉन्ड की टाइप्स भी बतानी है। कौन कौन से बॉन्ड है हमारे पास, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है जिसके अंदर ओवरलैपिंग कौन सी है, sp2 ओवरलैपिंग है, ये वाला बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन हाइड्रोजन में कौन सी है, sp2 ओवरलैपिंग है। बॉन्ड लेंथ यहाँ पर वही होगी 1.09 एंगस्ट्रॉम, लाजमी आपने बॉन्ड लेंथ देखनी है 1.34 एंगस्ट्रॉम, ठीक। इसी तरह आगे आ जाते हैं, इथाइन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इथाइन के स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर 2 पाई बॉन्ड होते हैं, मतलब sp3 में से आप 2 p हटा दोगे ताकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए यूटिलाइज हो सकें। अब 2 ही वहाँ पर ऑर्बिटल्स रह गए और 2 मैक्सिमम एंगल पर अरेंज होंगे, तो यहाँ पर किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत गौर से देखें। इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा और इसके छोटे वाले साइड्स आ गए यहाँ पे। इसी तरीके से ये sp ऑर्बिटल है, एक कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन एडजेसेंट कार्बन आपने इस तरीके से बना देना। इसकी भी 2 साइड्स आ गई, sp s
ऑर्बिटल यहाँ पे बना देंगे जो कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, इस कार्बन के अंदर भी दो पाई बॉन्ड हैं। पाई बॉन्ड के लिए ये हम पी वाई शो कर देते हैं। यहाँ का पी वाई इस वाले पी वाई के साथ बिल्कुल पैरेलल होगा, तो एक ये पी वाई शो कर दिया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ये एक पाई बॉन्ड बन गया। दूसरे पाई बॉन्ड के लिए मुझे पी जेड शो करना पड़ेगा। पी जेड शो करने के लिए मैं यहाँ पर एक और पी ऑर्बिटल शो कर रहा हूँ। लाजमी याद रखिएगा कि पी ऑर्बिटल्स आपने पैरेलल शो करने ताकि उसका पाई बॉन्ड आप बना सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के दरमियान हमेशा एंगल शो किया जाता है, तो एंगल टोटल कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, बहुत गौर से देखें। हमारे पास एंगल है 180 डिग्री का। 180 डिग्री का हमारे पास इसका क्या है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल लिख लिया। अब बॉन्ड एंगल 180 है तो इसका मतलब है शेप कैसी होगी इसकी, एज यूजुअल इसकी शेप होगी लीनियर। ठीक है, शेप भी हमें पता चल गई। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, यूजुअली बॉन्ड की टाइप्स बताते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में कौन सी ओवरलैपिंग है, एस एस पी ओवरलैपिंग है। कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर कौन सी ओवरलैपिंग है, एस पी ओवरलैपिंग है। ठीक है, ओवरलैपिंग बता दी। ओवरलैपिंग के बाद हमने क्या बताना है, इसका 1.09 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ है और 1.2 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ है। तो ये हमारे पास ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हो गए। आगे चलते हैं बेंजीन की तरफ। अच्छा, जब नॉर्मली आपके पास बेंजीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट देता है वो एक्सप्लेन करने को, तो यहाँ पर आपने बहुत ख़याल से इस चीज़ को ड्रॉ करना है। ठीक है, ताकि स्ट्रक्चर भी इस काबिल हो कि उसके मार्क्स आपको दिए जा सकें। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी चीज़ है। आपने एक परफेक्ट हेक्सागोन पेपर के ऊपर उसके पॉइंट्स देख लेना है। ठीक है, परफेक्ट हेक्सागोन के अगर आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे तो आपके लिए वो स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, बहुत गौर से इसको समझें। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट डिस्टेंसेस के ऊपर मैं यहाँ पर पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। अब उन पॉइंट्स पे क्या करूँगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर हर कार्बन के पास एक पाई बॉन्ड है, मतलब उसका एक p ऑर्बिटल मैं छोड़ दूंगा और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब उस sp2 हाइब्रिडाइजेशन के जो ऑर्बिटल है मैं इसके बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा आगे बनाऊंगा। बहुत गौर से देखें, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मेरे पास हो गया इस एक कार्बन का। इसी तरीके से एडजेसेंट वाले कार्बन का यहाँ पे बना लेते हैं। ये इसका हो गया, एडजेसेंट वाले कार्बन का बना लेते हैं। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसी तरीके से इसका एडजेसेंट कार्बन, इसका एडजेसेंट कार्बन, इसका एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया। इसके अंदर यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल बना देंगे, एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इस चीज़ को हमने शो कर दिया। अब जाहिर है sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल का आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा। बॉन्ड एंगल कितना होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन पे, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। रिप्रेजेंटेशन बहुत गौर से सोच समझ के करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर तो हमने ड्रॉ कर दिया, लेकिन अब जो इसका p ऑर्बिटल है वो याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो वो इस स्ट्रक्चर में इस तरह से शो नहीं कर सकते हम। ठीक है, ये जो चीज़ हमने बनाई है ये इसका सिग्मा प्लेन बनाया है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, हमें सिग्मा बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। इसका पाई बॉन्ड या p ऑर्बिटल शो करने के लिए हमें इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा टिल्ट करके बनाना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी आपने शो करनी है ताकि एक तरीके से आप इसका रेजोनेंस शिफ्ट भी उसके अंदर बयान कर सकें। ठीक है, वो भी समझा सकें। ठीक है, इस चीज़ को हमने ड्रॉ कैसे करना है, इसके रेजोनेंस शिफ्ट को वो भी देख लें। यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाने के लिए क्या कर रहा हूँ, बहुत गौर से देखें किस तरह से मैं यहाँ पर डिस्टेंसेस रख रहा हूँ। ठीक है, ये एक कार्बन का
पी ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का, इन सब का पी ऑर्बिटल मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है ये सिग्मा प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये मैंने जो लाइन से ड्रॉ किया है वो सिग्मा प्लेन है, मतलब इसी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा टेढ़ा करके बना रहा हूँ। अब गौर से देखें, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड इधर है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। अब नॉर्मली क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस आने की कोशिश करेगा और ये यहाँ से वापस आने की कोशिश करेगा, पर उसी टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये नीचे और ये ऊपर जाने की जब कोशिश कर रहे होंगे तो ड्यू टू रिपल्जन ये ना नीचे जा सकेगा और ना ये ऊपर आ सकेगा, तो बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं बॉन्ड शो किस तरीके से करूँगा, बहुत गौर से देखें। दूसरा वाला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसके अंदर भी पी ऑर्बिटल्स बना देता हूँ मैं यहाँ पे। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे की तरफ निकल गया और वो वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल गया, तो ये जो पाई बॉन्ड था, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ, बेसिकली ये इस जगह से इस जगह ट्रांसफ़र हो गया। इसी तरीके से ये वाला जो पाई बॉन्ड था, इस इलेक्ट्रॉन के आगे जाने की वजह से यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड था ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये इस तरह से पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होती रहेगी। इस शिफ्टिंग की वजह से क्या होगा, हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर ही रोटेट होते रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे ही रोटेट होते रहेंगे। उस रोटेशन को कैसे शो किया जाता है, बहुत गौर से देखें। यहाँ पर एक तीसरा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उसमें हमें ये तरीके से समझ में आएगा। उस रोटेशन को शो करने के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर ही रोटेट हो रहे हैं इस स्ट्रक्चर के, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे रोटेट हो रहे हैं। तो जो ऊपर रोटेट हो रहे हैं उस चीज़ को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ऊपर इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं। ये याद रखें, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जितने भी पी ऑर्बिटल हैं उनकी अपर लोब्स के अंदर मैंने ये इस तरीके से रोटेशन शो करी है, ठीक है। इसी तरीके से जो नीचे हैं उसके अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन शो हो रही है, ठीक है। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे की वो कैंसिल करते रहेंगे, ठीक है। और हमारे पास ये इस तरह से स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन ऊपर होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन नीचे होंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के दरमियान ये बेंजीन रिंग सैंडविच हुआ होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब अगर शिफ्टिंग को बहुत गौर से समझें और इस कॉन्सेप्ट को समझें कि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, हमारे पास 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है और 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। तो जब हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल में और सिंगल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो रहा है और बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो ना ये वाली बॉन्ड लेंथ रखेंगे ना ये वाली बॉन्ड लेंथ रखेंगे, हम इसकी दरमियान की बॉन्ड लेंथ रखेंगे जो कि होती है 1.42 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बेंजीन के केस के अंदर ये याद रखिएगा, ड्यू टू रेजोनेंस, ये शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से, डी लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास कंसिडर की जाती है कार्बन के दरमियान की, वो क्या कंसिडर की जाती है, 1.42 एंगस्ट्रॉम कंसिडर की जाती है। और हमारे पास जो ओवरलैपिंग है वो यहाँ पर sp2 ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो ये कार्बन कार्बन बॉन्ड की हमारे पास ओवरलैपिंग है इस स्ट्रक्चर के अंदर। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो एज़ यूजुअल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो sp2 ओवरलैपिंग होगी उसकी बॉन्ड लेंथ मैंने आपको वैसे ही बता दी थी, 1.09 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने ड्रॉ करनी है, एक्सप्लेन करनी है। इसका आपने बॉन्ड एंगल बता देना है, 120 डिग्री का हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड एंगल है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा है, इसमें से कोई चीज़ स्किप नहीं करनी। अब वो वर्डिंग आपके ऊपर है, आप उस चीज़ को कितना भी कंसाइज करें। मेन जो इम्पॉर्टेंट डाटा है वो लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, आप चाहे उसको 2 पेज में भर दें 10 पेज में भर दें। इसीलिए बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट है वो अक्सर डिस्क्रिप्टिव में आता है, ठीक है। तो चीज़ें आपने सारी की सारी कवर अप करनी है इसके अंदर। सबसे पहले आपने इसका ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, फिर उसके अंदर रेजोनेंस शिफ्ट एक्सप्लेन करना है। ये पूरी की पूरी चीज़ें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में आपने कवर करनी है। तो इस चीज़ में से कोई इन तमाम डिटेल्स में से कोई एक चीज़ भी मिस नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
और कंसाइज वीडियोस बनाएंगे ताकि आपकी तैयारी हो जाए एग्ज़ाम से पहले पहले।